जीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात किया जाता है। जैसे मैंने जो है कंप्यूटर के यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के टोटल 4 यूनिट होते हैं। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में क्या करते हैं कि पहला तो हमारा इनपुट यूनिट होता है, सेकंड मैंने बताया था प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और थर्ड मैंने बताया था आउटपुट यूनिट, और फोर्थ हमारा मेमोरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेमोरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए। स्मृति बोला जाता है, याददाश्त। मतलब हमारे पास भी तो मेमोरी है, लेकिन क्या मेमोरी की कैपेसिटी है कि 2 GB के 4 GB है? इसका कोई कैपेसिटी नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे पास भी मेमोरी होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो सेम उसी तरीके से हमारी कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि आप एग्जांपल समझिए कि सुबह से लेकर के और शाम तक बहुत सारा प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करते हैं ना। बहुत सारा डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा फोल्डर भी आप बना सकते हैं, बहुत सारा फाइल भी आप बनाते हैं। उस पूरे डेटा को आप अपनी कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होता तो क्या वो डेटा आपका सेव हो पाता? तो इसके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर एक मेमोरी पाया जाता है, और वह मेमोरी का यूज होता है कि डेटा को स्टोर करके रखना। इसका मेन वर्क होता है डेटा को स्टोर करके रखना, मेमोरी का। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारा मेमोरी का यूनिट दिया है, जैसे एचडीडी, ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। एसएसडी है, और फ्लैश ड्राइव है, सीडीडी डीवीडी है, और रोम है, डिस्केटी, एक्सटर्नल एसडीडी, रैम। ये सब एक प्रकार की मेमोरी के क्या है? प्रकार है, जिसमें आपका एक्सटर्नल मेमोरी भी है और प्लस आपका इंटरनल मेमोरी भी है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेमोरी होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे मेमोरी के बारे में बताया गया। यहाँ पे मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि मेमोरी का जो हिंदी होता है उसको हम स्मृति या यादाश्त के नाम से जानते हैं। स्मृति भी बोल सकते हैं, या यादाश्त के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पिछले महीने में, पिछले नवंबर महीने में किसके किसके वहां शादी पड़ा हुआ था, किसके किसके वहां से कार्ड आया हुआ था, निमंत्रण किसके वहां से आया हुआ था। एक तो ये है कि निमंत्रण आपके पास रहता है तो देख करके समझ जाते हैं, लेकिन वो आपके मेमोरी में पहले से फिट रहता है कि नवंबर महीने में इनके इनके वहां शादी पड़ा था तो मैंने अटेंड किया था, याद है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे एक यादगार को आप क्या करते हैं, मेमोरी में अपने सेव करके रखते हैं। कोई भी डेटा को फ्यूचर में भविष्य में उसको देखने के लिए आपके पास एक मेमोरी होती है, उसी मेमोरी में आप डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो मैं एग्जांपल बता रहा था कि सोचिए अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक इतने सारे कंप्यूटर पे डेटा बनाए जाते हैं, अगर कंप्यूटर के पास मेमोरी नहीं होता तो क्या वो हमारा डेटा सेव हो पाता? नहीं हो पाता। आप खुद बताइए, आप कंप्यूटर में जा मतलब वहां लैब में जाते हैं और आप कोई डेटा का प्रैक्टिकल करते हैं और उस डेटा को आप सेव करके रख लेते हैं, और पुनः कल की डेट में आते हैं तो आप उस डेटा को खोजते हैं कि वो डेटा हमारे पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा तो कहते हैं क्या सिस्टम हमारा फॉर्मेट हो चुका है या कोई डिलीट कर चुका है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि जो सारे बच्चे जो अपना डेटा सेव करते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में ही सेव होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी छोटी नहीं होती, कंप्यूटर की मेमोरी छोटी नहीं होती। अगर कंप्यूटर की मेमोरी छोटी होती तो इतने सारे डेटा को स्टोर करके नहीं रख पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेमोरी होता क्या है, तो यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। अस्थायी और अस्थायी दो नाम आया हुआ, और दोनों रूप में हम डेटा स्टोर करते हैं अपनी कंप्यूटर में। कह रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है,
इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है, वह स्थान है जहां पर हम अस्थायी या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी वह प्लेस है जहां हम अस्थायी या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। और कह रहा है कि मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है। और कह रहा है कि यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, और 8 बीट मिलते हैं तो 1 बाइट बनाते हैं, जो एक कैरेक्टर, लेटर, डिजिट, सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी होता है। और कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के विभिन्न यूनिट्स निम्नलिखित होते हैं। जैसे आप ये समझिए कि जैसे अगर कंप्यूटर में एक मेमोरी नहीं होता तो पहला तो ये कि हम कोई डेटा उसमें स्टोर नहीं कर पाते। तो एक प्रकार का हम वह जगह बोल सकते हैं, एक प्रकार का वह प्लेस बोल सकते हैं जहां पर हम डेटा को अपनी परमानेंट बेस पे या टेम्पोररी बेस पे स्टोर करने का काम करते हैं। तो एक प्रकार की हमारी वो मेमोरी होती है। तो यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि जैसे कौन कौन से इसके मात्रक हैं, कौन कौन से यूनिट हैं। यहाँ पे यूनिट के बारे में बताया हुआ है। देखिए मेमोरी यूनिट के बारे में, सबसे छोटी इकाई मेमोरी की 0 और 1 होती है, जिसको बाइनरी डिजिट बीट कहा जाता है। और कंप्यूटर जो होता है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है। इसके बारे में मैंने आपको इनपुट डिवाइस पढ़ाते समय बताया, याद है? कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को ही रीड कर पाता है, ना तो इंग्लिश समझ में आता है ना तो उसको हिंदी समझ में आ रहा है ना। फिर भी हम कोई भी मैटर प्रोवाइड करते हैं तो या तो वो हिंदी में होता है नहीं तो इंग्लिश में होता है। क्यों? उसका रिजल्ट हमको हिंदी और इंग्लिश में ही मिल जाता है। तो ये डेटा का प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू में होता है, और ये बाइनरी लैंग्वेज से अपना कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के बाद तब अगर डेटा हमारा हिंदी में है तो हिंदी में मिल जाता है, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में मिल जाता है। तो वही बात है इसमें कह रहा है कि 0 और 1 ये सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? मेमोरी की, जिसको बीट बोलते हैं। और 4 बीट मिलते हैं तो 1 निबल बनता है, और 8 बिट्स मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट मिलते हैं तो 1 केबी बनता है। इसी तरीके से 1024 केबी मिलते हैं तो 1 एमबी बनता है, और 1024 एमबी मिलते हैं तो 1 जीबी बनता है, और 1024 जीबी मिलता है तो 1 टीबी बनता है। ये सब मेमोरी के मात्रक है। ये सब मेमोरी के सबसे बड़ा मात्रक, इससे भी बड़ा होगा लेकिन हमने टेराबाइट तक बनाया स्ट्रक्चर ताकि आपको समझ में आ सके। इससे बड़ा भी मात्रक होगा 1 टीबी, टीबी का मतलब टेराबाइट, जीबी, जीबी का मतलब गीगाबाइट, एमबी, एमबी का मतलब मेगाबाइट, केबी, केबी का मतलब किलोबाइट। कोई दिक्कत? तो ये सब मेमोरी के हमारे क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए मेमोरी हेडिंग दे करके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे मेमोरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद से जो अगला पॉइंट आता है वो है आपका मेमोरी का यूनिट, मतलब मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेमोरी के बाद से यहाँ पे आता है मेमोरी का यूनिट। आप इसको भी नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा यूनिट होता है, किस यूनिट का क्या नाम होता है, इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए इसके बाद से आता है कंप्यूटर मेमोरी। देखिए सबसे पहले अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि मेमोरी का प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। क्यों?
देखिए दो प्रकार की मेमोरी होता है, एक आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी में जो मेमोरी आता है, एक है आपका सीपीयू मेमोरी और दूसरा है आपका मेन मेमोरी। तो सीपीयू मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी आता है और केस मेमोरी आता है, और जबकि मेन मेमोरी में आपका रैम आता है और रोम आता है। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। तो रैम के अंतर्गत दो प्रकार का मेमोरी, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। और रोम के अंतर्गत तीन प्रकार का रोम, एक पी रोम, एक ईपी रोम और एक ईईपी रोम। और ये सब एक प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी आते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। ये सब एक प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर बना करके नोट कर दीजिए कॉपी में। इसको लैंडस्केप में लिखिएगा, ऐसे कॉपी करके लिखिएगा तब आएगा, ऐसे लिखेंगे तब नहीं आएगा, ऐसे करके लिखिएगा कॉपी तब आएगा पूरा। देखिए दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में इतने सारे मेमोरी आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में भी इतने सारे, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता क्या है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता क्या है, ऐसे कौन कौन से ऐसे मेमोरी है जिसको प्राइमरी में रखा जाता है, और प्राइमरी का मतलब क्या होता है। तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। क्या होता है, प्राथमिक। नहीं बोला जाता है तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, तो तुम प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जा रहे हो। और प्राइमरी का एक दूसरा नाम होता है इंटरनल मेमोरी। देखिए इसमें लिखा भी है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। इसके साथ, प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और प्रोसेसर रहता है कहाँ पे, सीपीयू के अंदर। किसके अंदर, सीपीयू के अंदर रहता है और मदरबोर्ड में जुड़ा होता है। यहाँ पे बता रहा है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है, और प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जैसे मान के चलिए कि प्रोसेसर क्या करता है, किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो क्या करता है, कह रहा है कि उस टाइम वो जिस मेमोरी का प्रयोग कर रहा होता है वो सभी क्या कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, आप ये समझिए कि जो प्राइमरी मेमोरी आपका काम करता है ये प्रोसेसर के साथ ही काम करता है। किसके साथ, प्रोसेसर के साथ ही कार्य करता है। एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है, जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। जो क्या करती है, प्रोसेसर को सपोर्ट करती है, और या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है, और इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। मतलब यह ऐसा मेमोरी होता है जो प्रोसेसर के साथ यूज होता है, प्रोसेसर के साथ कार्य करता है, इसलिए इसे हम प्रोसेसर का पार्ट्स भी कह सकते हैं, जो हेल्प करता है, जो सपोर्ट करता है किसको, प्रोसेसर। और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे रैम भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी। आप खुद समझिए, मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो यही पता करते हैं कि इसमें रैम कितने जीबी का है, बोलिए। तो अगर 232 मिलता है तो इससे ऊपर, तो इस समय तो हमको लग रहा है कि 8 जीबी का मोबाइल आ रहा है, बताइए 12 जीबी तक का आ रहा है, सोचिए। तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे मान के चलिए कि जो 2 जीबी वाला रैम वाला मोबाइल होगा, क्या उसका दाम 8 जीबी के बराबर होगा, कम होगा, क्योंकि रैम की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसका चार्ज भी तो बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे केवल रैम के बारे में अभी बात हो रही है, केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात हो रही है, यानी कि केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम सर्च करते हैं। अब चलिए, इसमें पहला मेमोरी का नाम आपका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में हम रैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रैम के नाम से। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। किसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कह रहा है कि इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है। किस पर होती है, रैम के ऊपर होती है। और स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर होता है। हम जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होता है।
कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। और फिर कह रहा है कि उसके बाद अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए रैम को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। आप इतना समझिए, कह रहा है कि कंप्यूटर की अगर मेन मेमोरी के नाम से अगर कोई आता है तो आप रैंडम एक्सेस मेमोरी को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मेन मेमोरी और बगैर इस मेमोरी के माध्यम से कोई काम भी संभव नहीं है। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में आप जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो कुछ भी वर्किंग का मतलब क्या, जैसे आप ओपन करते हैं, कोई डेटा आप इनपुट कराते हैं, या एनीवन जो भी वर्किंग आप करते हैं और आप स्क्रीन पे जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही होता है। और कह रहा है कि हम जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होता है। कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं सबसे पहले रैम में स्टोर होता है और फिर उसके बाद अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए रैम को मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में रैम ना हो तो क्या आप इसका डिस्प्ले देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है कि स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं तो वो देन है तो किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। आप कोई भी डेटा इनपुट करा पा रहे हैं तो ये देन है तो किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। और यही रैम का फिगर बना हुआ है, ये डेस्कटॉप का रैम है और साइड में आपका लैपटॉप का रैम है। तो चूंकि डेस्कटॉप की रैम की अपेक्षा अगर हम लैपटॉप की रैम के बारे में बात करें तो इसकी अपेक्षा ये रैम आपका क्या होता है? छोटा होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, इतना ही नहीं, रैम के बारे में और भी कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए कह रहा है कि रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्पोररी मेमोरी। कह रहा है कि क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है। और कह रहा है कि अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते हैं। टेम्पोररी का मतलब होता है कुछ समय के लिए डेटा वो हमारे पास स्टेबल रहेगा। अरे नहीं होता, एक टेम्पोररी होता है और एक परमानेंटली होता है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है। अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लैब में गए और आज तो मैंने प्रैक्टिकल कुछ पढ़ाया नहीं है, आप लैब में गए और आपने एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन किया, ठीक है, और उस पर खूब अच्छा सा आपने प्राकृतिक दृश्य बनाया या खूब अच्छा सा आपने यूट्यूब का सिंबल बनाया, लोगो बनाया, और अचानक से आपकी सिस्टम बंद होती है, तो क्या आपका डेटा वापस मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आपने सेव नहीं किया। अगर वही डेटा आप सेव कर लिए होते तो आपका सिस्टम बंद भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, बाद में वो डेटा आपको मिल जाता। तो उतना समय के लिए जो आपका डेटा सेव था वो आपका रैम पर ही सेव था, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइट चली जाती है, किसी कारणवश भी आपकी सिस्टम बंद होती है, तो आपका डेटा लॉस हो जाता है, पुनः वो डेटा आपका रिकवर नहीं हो पाता। तो वो एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही होता है। अगर आप सेव करेंगे तो वो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में जाकर के सेव हो जाएगा, लेकिन जब तक आपने सेव नहीं किया है तब तक वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही वो डेटा आपको दिखाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, यहां पे कह रहा है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कह रहा है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस हो जाता है, और अगर कोई फाइल सेव नहीं है तो वह डिलीट भी हो जाती है। और कह रहा है कि जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर सेव होता है। कोई भी डेटा मान के चलिए कि आपने कंप्यूटर पे बनाया, उस डेटा को फ्यूचर में सेव करेंगे, या फिर मान के चलिए कि जैसे ही सेव करेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के सेव होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ डेटा परमानेंटली बेस पर सेव होता है, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीट नहीं होता है। और कह रहा है कि रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर हम जो कुछ भी दिखता है वो सब रैम पर होता है, इसलिए इसे डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी इसे फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए, रैम एक ही मेमोरी है लेकिन इसका नाम देखिए कितना कितना दिया है। एक तो टेम्पोररी मेमोरी, एक आपका डिस्प्ले मेमोरी, एक आपका वोलाटाइल मेमोरी, और एक आपका फिजिकल मेमोरी, और इस तरीके से मेन मेमोरी। ये 4 या 5 नामों से इसको जाना जाता है। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी को जाना जाता है, जो होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है डायनेमिक रैम और दूसरा आपका होता है स्टैटिक। ठीक है, तो अगर आप देखें डायनेमिक रैम के बारे में तो डायनेमिक क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है, तो ये दोनों एग्जांपल हैं किसके? रैंडम एक्सेस मेमोरी के। किसके एग्जांपल हैं?
रैंडम एक्सेस मेमोरी के, मतलब रैम को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका जो है डायनेमिक रैम और दूसरा है आपका स्टैटिक। अब दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए इसमें हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है डायनेमिक रैम, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए डायनेमिक रैम जिसको शॉर्ट में डी रैम के नाम से भी जाना जाता है, कह रहा है कि डायनेमिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है और यह स्लोअर और डायनेमिक नेचर का होता है, या बहुत ही धीमी गति का मेमोरी होता है, मतलब इसकी काम करने की कैपेसिटी क्या होती है, स्लो होती है। और फिर कह रहा है कि इस रैम में प्रोसेसिंग भी क्या होती है, स्लो होती है, और इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है, और यह एक प्रकार की सस्ती मेमोरी होती है, मतलब ये महंगा मेमोरी नहीं होता है। और फिर कह रहा है कि डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम के रूप में किया जाता है, और यह चार्ज के रूप में डेटा और सूचनाओं को स्टोर करता है। ठीक है ना, इसका जो मात्रक है ये कह रहा है कि डेटा तो स्टोर करता है लेकिन किस रूप में, चार्ज के रूप में डेटा को स्टोर करता है। और इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। ये किस मेमोरी की बात हो रही है, डायनेमिक रैम की बात हो रही है। मतलब डायनेमिक जो रैम होता है वो बार बार रिफ्रेश होता है, और कह रहा है कि रिफ्रेश का अर्थ होता है मेमोरी चिप को विद्युत आवेशित करना होता है, और यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। सोचिए अगर 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश हो रहा है तो 1 मिनट में कितने बार होगा, समझ सकते हैं। इसकी जो रिफ्रेशमेंट की जो गति होती है बहुत ही फास्ट होती है। और कह रहा है कि तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होते समय यह पहले के कंटेंट्स को मिटा करके वापस लाता है, और इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति क्या होती है, कम होती है। मतलब यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश होता है, इस कारण से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कह रहा है कि क्योंकि जब यह रिफ्रेश हो रहा होता है तो सीपीयू न तो किसी डेटा को रीड कर पाता है और न ही किसी डेटा को राइट कर पाता है। कोई दिक्कत, तो ये हमारा डी रैम का वर्क होता है। तो डी रैम में आप ये समझिएगा कि डी रैम में जो काम होता है बहुत स्लो मात्रा में होता है, और यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है, और प्लस यह सस्ती मेमोरी होती है, और पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता है। ऐसा नहीं कि कम मतलब एनर्जी लेता है, बहुत ज्यादा पावर लेता है। और फिर कह रहा है कि यह चार्ज के रूप में डेटा को स्टोर करता है, ये चार्ज के रूप में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, और यह बार बार रिफ्रेशमेंट होने के कारण इस मेमोरी का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक।